हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी का हम चैप्टर बन कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियो में बना चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, देखिए ये लिखा है रिसोर्सेज प्लानिंग। तो मैं बताऊँ, इसमें देखो सबसे पहले लिखा है कि प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है ना। यहाँ इसका मीनिंग ये तो नहीं निकल रहा। यहाँ बता रहे हैं कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपको अगर अब जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ अगर जुडिशियसली करना है तो पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर तो बहुत तरह के रिसोर्सेज हैं और देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ रीजन्स रहते हैं ऐसे हैं, बहुत रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे, वट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स, यानी यार कुछ में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे बताऊँ कि आपने इंडिया में एक चीज़ देखी होगी कि गर्मियों में पानी की कमी पड़ जाती है, जबकि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप ये पढ़ेंगे, आप पूरा पढ़ लीजिए, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये देखो, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, इस पैराग्राफ को मैं आपसे बताऊं तो ये देखिए जितना अंडरलाइन हो रहा है आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। इनमें मिनरल्स की कोई कमी नहीं। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर इसके विपरीत लें तो राजस्थान में पानी की कमी है। तो राजस्थान में अगर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं, देखो लिखा नीचे यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, है ना। तो हर जगह हर चीज़ नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे गर्मियों में मैं बता रहा था आपको कि हमारे देश में पानी की कमी हो जाती है, और जबकि पानी की कमी भी नहीं है ना। इतना पानी है और पूरी धरती पे भी अगर आप बताओ तो 71% पानी है, फिर भी लोग प्यास से मरते हैं। तो यही कारण है क्योंकि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है। ठीक है, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है। कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ रिसोर्सेज मिलेंगे और कुछ में नहीं मिलेंगे। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आपको सब तो नहीं बताऊंगा, सब चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी है आप इसी को देखें, पढ़ें मेरे साथ साथ। ठीक है, और समझें रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। देखिए इंडिया में प्लानिंग कैसे होती है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। देख लीजिए, ये पहचान और खोज। और रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन, किसी क्षेत्र में किसी देश में उस चीज़ की पहचान होगी रिसोर्स की, है ना। उसमें क्या क्या होता है, उसे करने के लिए जो प्रोसेस हैं, सर्वे होता है, सर्वेइंग होती है, मैपिंग होती है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, किस क्वालिटी का रिसोर्स मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, एस्टिमेशन लगाया जाता है। ठीक है, नाप होती है, मेज़रमेंट होता है। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। नंबर 2 पे कह रहा है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उसके लिए फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये चीज़ें ज़रूरी होनी है। ठीक है, उसके बाद इनके विकास के लिए देखो टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए और इंस्टीट्यूशनल होने चाहिए। क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये रिसोर्सेज तो तुम निकाल लिए तुमने ज़मीन से, मैपिंग हो गई, सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया। अब उनका यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए ना। नंबर 3 पर आते हैं मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल। ठीक है, फिर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाओगे और जो आप प्लान तैयार करोगे तो वो तुम्हारे देश के मैप, देश के विकास के जो प्लान है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान, उससे मैच करता नहीं करता। कितना रिसोर्स आप रोकोगे, कितना रिसोर्स आप निकालोगे, मतलब कि आपके देश में कोई चीज़ बहुतायत हो रही है अधिक मात्रा में, तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, है ना, उससे पैसा कमाओगे। तो ये सारी चीज़ें अब देश को ध्यान में रखते हुए भी की जाती हैं। तो ये सब है प्लानिंग। 3 मैंने पार्ट्स बताए प्लानिंग के, सर्वेइंग, है ना, मेकिंग प्लान, और उस प्लान को
किससे मैच करना, फिर अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना। नेक्स्ट टाइम आती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ लीजिए, रिसोर्सेज का बचाव, यानी रिसोर्सेज को हमें बचाना है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं पहले ही, इससे पिछली वीडियो में भी, है ना। बुरी तरह से इनका यूज़ करोगे, अधिक मात्रा में यूज़ करोगे तो आपके पर्यावरण को भी खतरा है और ये धीरे धीरे डिप्लीशन इनका हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। टू ओवरकम इन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन यानी कि इनका बचाव, इनका संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देख लीजिए, यहाँ गांधी जी ने बात कही है, इसी लिखा है, ये लाइन पढ़िए मेरी अंडरलाइन। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत हैं, सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, परंतु किसी का लालच पूरा नहीं होगा। लालच तो बहुत बुरी बला है, लालच तो किसी का पूरा हुआ ही नहीं आज तक। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, सबके लिए है। नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता। ठीक, देखिए ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लैंड रिसोर्सेज, समझ लीजिए, ज़मीन ये भी आपका रिसोर्स है। यहाँ पे देख लीजिए 27% पे क्या है हमारी, ये इंडिया की बात चल रही है वैसे तो। यहाँ लैंड इज असेट ऑफ फिनिट 20, हाँ देखो नीचे लिखा है इंडिया लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ। ये 27% प्लेट्यूज हैं, पठार है, ये सबसे ज़्यादा प्लेन है जी 43%। और पर्वत की बात करें तो ये हमारे देश में, ये मत समझना कि आप नॉर्दर्न यानी हिमालयी पर्वत है, पूरे देश में पर्वत ही पर्वत है। आगे आगे जैसे चलते रहेंगे आपको वीडियो बनाऊंगा, हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन यही प्लान है कि हमारे देश में देखो ये 27% प्लेट्यूज, 43% यानी 43% आपका प्लेन, जिसमें जैसे हम रहते प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन में, और ये 30% आपका माउंटेन्स है। ठीक है जी, आगे आते हैं। देख लीजिए ये सब आपका इसमें आता है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यानी भूमि, ज़मीन का उपयोग आप कैसे कैसे कर रहे हो। लैंड यूटिलाइजेशन में लैंड रिसोर्सेज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। सबसे पहले फॉरेस्ट के रूप में कर रहे हो। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी जिस पे खेती नहीं हो रही, बंजर भूमि पड़ी है, वेस्ट लैंड पड़ी है, ऐसी भूमि पड़ी है जिस पे बिल्डिंग है, रोड है, फैक्ट्रीज है। तीसरा आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरी जिन पे खेती नहीं हो रही। एक तो पास्चर हैं जिन पे, और जिन पे पशु चढ़ते हैं, है ना, और ट्री क्रॉप जिन पे पेड़ वगैरह खड़े हैं। लैंड अंडर, है ना, मिसलनस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स, है ना। आगे आते हैं जी, आगे है क्या, यहाँ देख लीजिए सी, ये कल्चरल वेस्ट लैंड है। ठीक, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी खेती अनकल्टिवेटेड जैसे 5 सालों से जिस पे खेती ना हुई हो। ठीक, फॉलो लैंड क्या होती है देख लीजिए, समझ लीजिए। करंट फॉलो का मतलब फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स, यानी एक साल से इस पर खेती ना हुई हो। दूसरी अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट, जिस पे 5 साल से खेती ना हुई हो। और ये नेट सोन एरिया ये है जिस पे खेती हो रही है कंटिन्यू। ठीक है, हर साल इसमें 1-2 फसल। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसको टोटल ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। देखो इसको आप समझेंगे, देख लीजिए, इसका आपको ये डायग्राम दिया होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ठीक, ये 1960 का लेफ्ट वाला डायग्राम, और ये 2014-15 का डाटा है। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी जो इन बुक्स की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि करंट डाटा नहीं मिलेगा इनमें आपको बिल्कुल भी, है ना, कि 2019-20 का सब 20 में किताब आ रही है तो 20 का डाटा मिल जाए। ये एनसीईआरटी की बुक ही मैंने डाउनलोड की हुई है। नई बुक भी आप देख लोगे, इसमें 2019-20 का डाटा नहीं मिलेगा आपको, कई साल पुराना डाटा मिलता है। भाई इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है ना, एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़िए आप लोग। देखिए एक 46% यहाँ भी, और लगभग इतना ही यहाँ भी। ये क्या है, एरिया अंडर, है ना, ये आपका खेती है जिसमें खेती हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये एक आपको ये देखना है, पहले फॉरेस्ट 18% थे और लगभग अब कितने 23.3 यानी लगभग कि 24% अब जो है जंगल हमारे इंडिया में है। ठीक है, पर इतनी चीज़ आपको पढ़नी है। आगे बढ़िए, देख लीजिए
ये आता है द पैटर्न। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये चीज़ द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वाइज वरीज ग्रेटली, मतलब ये हर जगह अलग अलग है। जो जिस पे खेती हो रही है ना, नेट्स ऑन एरिया मैं आप बताऊँ आपसे, तो वो हर जगह जो है अलग अलग है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल। देखिए पंजाब में, हरियाणा में बहुत कम वन मिलेंगे आपको, सबसे कम। अब वन तो है नहीं, तो खेती पे डिपेंड करते हैं लोग, खेती बहुत बढ़िया करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज इन लोगों ने लिया, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने। फार्म होते हैं लोगों के इनके पास बहुत बड़े बड़े, मशीनों से काम होता है। तो पंजाब और हरियाणा में 80% ज़मीन पे खेती होती है। इसके, है ना, कंपेयर करें तो 10% पे ओनली 10% अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर, अंडमान निकोबार, है ना, क्योंकि यहाँ वन ज़्यादा है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वनों का परसेंटेज है, और अधिकतम में एरिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन है। ठीक है, ये भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अलग से। आगे चलते हैं। देखिए फॉरेस्ट क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए आप यहाँ, ये चीज़। ठीक है, ये क्या लिखा है, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% of the geographical area as it was outlined in the NFP National Forest Policy 1952 कहती है कि 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया पे, है ना, वन होने चाहिए। इट वाज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, अगर किसी देश में इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे 33% वन होने कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। ठीक है, तो और ये मैं आपसे बताऊँ, देखो इज़राइल का नाम सुना आपने? इज़राइल एक ऐसा देश है, ठीक है, हो सकता है मेरे से स्पेलिंग गलत हो जाए, है ना, इज़राइल शायद गलत हो जाए स्पेलिंग, इज़राइल की मुझे स्पेलिंग नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। तो ये इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पे 33% से ज़्यादा वन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे आते हैं हम, लैंड डिग्रेडेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, निम्नता भूमि की, अब ज़मीन तुम्हारी ख़राब हो रही है, इसको बचाना भी ज़रूरी है ना, ये लिखा है पॉइंट है हमारा, लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि उसको अब ख़राब हो रही है ज़मीन, उसको बचाना भी ज़रूरी है ना, उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो लिखा है 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ से, है ना, ये हमारी 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, यानी कि हमारे खाना, हमारा रहने के लिए शेल्टर, क्लोथिंग, कपड़ा, ये सब ज़मीन, ये सब चीज़ें मतलब फ्रॉम लैंड, ये हमें 95% हमारी ज़रूरतें ज़मीन से पूरी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड, है ना। देखो डिग्रेड तो हो ही रही है ज़मीन, और उसको बिल्कुल खतरा, उसका एक प्राकृतिक दबाव है ना। तो फोर्सेस क्या लिखा है कि पेसेस द नेचुरल फोर्सेस टू कॉज, है ना, डैमेज टू लैंड, और ये सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारी ज़मीन को बिल्कुल डैमेज कर रहा है इंसान, है ना। कौन? ह्यूमन एक्टिविटीज़, दिखा साफ साफ ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसके बाद सम ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे क्या क्या आदमी की क्या एक्टिविटी हैं, क्या क्रियाविधि कर रहा आदमी? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ना, बल्क में बहुतायत मात्रा में पेड़ों को काटना। ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को चराना। माइनिंग, सबसे बड़ी चीज़ तो ये माइनिंग है। क्वेरिंग टू हैव कंटिन्यूड सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेडेशन, है ना। क्वेरिंग ज़मीन से खोज है, ये अपना ज़मीन मिट्टी खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, इन सब से ये सारा खतरा है हमारी, ठीक है, लैंड को। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा काफ़ी बड़ा है ये, मध्य प्रदेश यहाँ से, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे सब लोग। मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में पेड़ों को काटा जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पेड़ काटने के बाद क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए आप मेरी बात को। माइनिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज बहुत
ज़्यादा मात्रा में पाए गए नीचे अंदर ज़मीन के हैं। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब में, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग, इनमें ओवर ग्रेजिंग हो रही है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ये सबसे बड़ा कारण है मिट्टी के, है ना, मिट्टी की ह्रास का, ज़मीन के, सॉरी, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब में, हरियाणा में और हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। किस वजह से ज़मीन खराब हो रही है देख लीजिए, है ना, ज़मीन का निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन। इरिगेशन यानी इसे कहते हैं सिंचाई, यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है सिंचाई का। यहाँ पे इतना पानी भरते हैं ना खेतों में, स्प्रिंकलर नहीं करते, मतलब छिड़काव नहीं करते खेतों में, खेतों को इतना भरते हैं बिल्कुल ओवरफ्लो जब तक ना हो जाए ना खेत, तब तक कहते हैं खेत भरा ही नहीं, ठीक है। और वो सब उससे क्या होता है ना, तो हमारी मिट्टी का ये सब निम्नीकरण ही हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, है ना, पानी ज़्यादा भर जाता है, लीड टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी, मिट्टी की सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ये सब खतरे में पड़ जाती है, सब खराब हो जाती है, मिट्टी बेकार हो जाती है, उपजाऊ क्षमता उसकी खराब हो जाती है, ठीक है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक, क्या लिखा है, क्या है, ग्राइंडिंग, है ना, एंड ये यहाँ पे लाइमस्टोन वगैरह, सीमेंट इंडस्ट्री, देखिए यहाँ राजस्थान में सीमेंट बनता काफ़ी, ये एंड कैल्साइट एंड दस, ये लिखा है सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। तो इन जैसी इंडस्ट्री है ना ये सीमेंट वगैरह, इनमें से बहुत डस्ट निकलती है, एटमॉस्फेयर को गंदा करती है ना। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, हाल ही के टाइम में तो अगर पता करें तो जो ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है ना, यानी ये सबसे बड़ा मेन कारण है ना, लैंड डिग्रेडेशन का, कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाले इफ्लुएंट्स है एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। ज़मीन तो हो रही गंदी इससे और तुम्हारा पानी भी गंदा हो रहा है, ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक। आगे चलते हैं, देख लीजिए राइट साइड में चलते हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, से बहुत कुछ है इसको सॉल्व करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन को। अब यहाँ मैं यही पॉइंट क्यों बता रहा हूँ आपको मैंने बीच बीच में छुड़ा के, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कंजर्वेशन कैसे करेंगे आप मिट्टी का, बताइए, लैंड डिग्रेडेशन आप कैसे करेंगे, ये चीज़ें तो यही ये पढ़ेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन निकल जाएगा ना। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखिए सबसे बड़ा देख लीजिए ये अफोरेस्टेशन, ठीक। ज़्यादा मात्रा में आप पेड़ लगाएंगे तो आप मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक है, ज़मीन को बचा सकते हैं अपनी। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प। अब ग्रेजिंग को आपको कम करना पड़ेगा, अपने पशुओं को चराना कम करना पड़ेगा, प्लांटिंग करनी पड़ेगी, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, ठीक है, यानी पौधे लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे, है ना, बेल्ट के रूप में। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, मरुस्थल में आपको थॉर्नी बुशेस झाड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। और सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, सूखे में ये मेथड है, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट बेस लैंड, देखो प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्री फ्लुएंट एंड वेस्ट, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को प्रॉपर पहले उसको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद, है ना, कोई इसके लिए पर्याप्त नाले होने चाहिए, ना कि डायरेक्टली आपका किसी नदी वगैरह में डालें। तो ये सब चीज़ें इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस पर लिखा गया आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद तभी वो पानी में छोड़े। लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये सब करने से ही आप अपने जो ज़मीन को बचा सकते हैं। अब हम अपनी ज़मीन के बारे में ये देखिए, ये चीज़ बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासेस में भी आती है। ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें, सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी का क्या प्रोफाइल है ना। देखिए सॉइल, देखिए सबसे ऊपर जो परत होती है, मैं बताऊँ आपसे, सबसे ऊपर वाली परत को कहते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। तो ये तो हो गई अर्थ की बात। अब ये मिट्टी की है, ये मिट्टी की बात करें तो सबसे ऊपर जो आपका आता है ये, है ना, टॉप सॉइल, इसे बोलते हैं टॉप सॉइल, इसे बोलते हैं सब सॉइल, और इसे बोलते हैं बेड रॉक, ठीक। टॉप सॉइल, सब सॉइल, इसे बेड रॉक। बेड रॉक के दो पार्ट होते हैं, ए होरिजन और बी होरिजन। बस आपको ये डायग्राम आपको याद रख लेना। इसे बोलते हैं टॉप सॉइल, टॉप, इसे बोलते हैं सब सॉइल, ठीक, और इसे बोलते हैं बेड रॉक। ये बीच में जो लिखा मैटर है इसको तो आप ना ही देखें, वही बेटर रहेगा। आप बस 3 पार्ट बना के अलग अलग कलर करके आप एग्जाम में बना सकते हैं, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखिए आगे आता हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आई थिंक ये मैं आपको अब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। और काफ़ी हो गया हमारा, है ना, इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।